हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं बाजार के अंतर्गत फर्म का संतुलन। इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी और एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में इन परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जा चुकी हैं और भी अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहाँ पर हम विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहली और दूसरी सूची को हमें मिलान करना है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। इन सिद्धांतों के सामने कुछ इनके कीवर्ड दिए गए हैं जिन्हें हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बहुत ही सरल चीज़ को ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि हम ये मिलान बहुत अच्छे से कर सकें। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम सभी जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता होती है जिसमें एक उपभोक्ता या ग्राहक को बाजार की पूर्ण दशाओं का ज्ञान होता है। तो पहला हमें यही मिल जाता है, ए। आप देखते हैं कि ए कहाँ कहाँ पर है। तो सभी ऑप्शन में 2 नंबर दिया गया है, मतलब पहले का दूसरा दिया गया है, तो हमें थोड़ा और प्रयास करना होगा। दूसरा हम देखते हैं एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है? जिसमें कीमत विभेद पाया जाता है। तो हम देखते हैं दूसरे का तीसरा किस में दिया गया है। तो यहाँ भी हमारे 2 ऑप्शन में दूसरे का तीसरा दिया गया है। चलिए हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। तीसरा है हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो है वो वस्तु विभेद पाया जाता है। तो हमारे तीसरे का हो जाएगा, चौथा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसको एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? बाजार दशाओं का जिसमें पूर्ण ज्ञान हो। दूसरा है हमारा एकाधिकार। तो एकाधिकार में कीमत विभेद पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। चौथा है हमारा अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार जो है वो विकुंचित मांग वक्र होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी होती है कि वह अपने लाभ को अधिकतम कर सके? हमारे ऑप्शन है, पहला औसत लागत बराबर सीमांत आय, दूसरा सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, तीसरा सीमांत आय बराबर औसत आय और चौथा औसत लागत बराबर औसत आय। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। किसी भी फर्म के संतुलन की 2 प्रमुख शर्तें होती हैं। पहला, सीमांत लागत तथा सीमांत आगम के बराबर, जिसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं MC बराबर MR। दूसरी होती है सीमांत लागत वक्र संतुलन बिंदु पर सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ पहला सीमांत लागत बराबर सीमांत उत्पाद, दूसरा सीमांत उत्पाद बराबर औसत उत्पाद, तीसरा सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम और चौथा सीमांत लागत बराबर औसत आगम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम। उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम हो। सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि फर्म के संतुलन की व्याख्या विधि है। इस विधि के अनुसार जब अतिरिक्त आगम अतिरिक्त लागत से अधिक होता है तो फर्म को लाभ होता है। जब सीमांत आगम के बराबर सीमांत लागत हो तो वह फर्म की आदर्श उत्पादन मात्रा होती है। इस स्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण बाजार होता है? हमारे ऑप्शन है, पहला क्षेत्र, दूसरा समय, तीसरा कारोबार का परिमाप और चौथा प्रतिस्पर्धा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होता है।
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के उस स्वरूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। फलतः कोई भी एक उत्पादक बाजार में वस्तु की कीमत का प्रभाव नहीं डाल सकता। अपूर्ण बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या कम होती है। इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, मूल्य विभेदीकरण में मूल्य उस बाजार में उच्च होगा जहां मांग, हमारा पहला ऑप्शन है कम लोचशील होगी, दूसरा अधिक लोचशील होगी, तीसरा एक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम लोचशील। मांग की लोच बराबर मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है। मांग की लोच का कीमत परिवर्तन से विपरीत संबंध होता है। मांग की लोच जितनी कम बेलोच होगी, कीमत में उतना ही अधिक वृद्धि की जा सकती है। हमारा 6वां प्रश्न है, बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई गई है। हमारे ऑप्शन है पहला प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु, दूसरा लाभ अधिकतम करने हेतु, तीसरा बाजार में बाहरियों को बढ़ावा देने हेतु और चौथा न्यूनतम लागत उत्पाद प्राप्त करने हेतु। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु। अल्पाधिकार बाजार में फर्में आपस में संधि करके एक कीमत का निर्धारण करती हैं जिससे बाहरी फर्म उद्योग में प्रवेश ना कर पाए, जिसे लिमिट प्राइस कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रतियोगियों को मार्केट से बाहर कर लाभ कमाना होता है। हमारा 7वां प्रश्न है, मूल्य विभेदीकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता का उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हो जाए, हमारा प्रश्न है 7वां, मूल्य विभेदीकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता का उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है? हमारे ऑप्शन है पहला प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, दूसरा द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, तीसरा तृतीय श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण और चौथा उक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण। मूल्य विभेदीकरण का अर्थ है कि तकनीकी दृष्टि से समरूप पदार्थों को इतनी भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचना जो उनकी सीमांत लागतों के अनुपात से कहीं अधिक हो। और हम सभी जानते हैं कि मूल्य विभेदीकरण जो है में 3 प्रकार की कोटि होती है। पहला प्रथम कोटि का मूल्य विभेदीकरण, दूसरा द्वितीय कोटि का मूल्य विभेदीकरण और तीसरा तृतीय कोटि का मूल्य विभेदीकरण। प्रथम कोटि अथवा पूर्ण मूल्य विभेदीकरण के अंतर्गत उपभोक्ता का अतिरेक अनुपस्थित होता है, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है। इस कोटि में वस्तु की कीमत और सीमांत आय परस्पर समान होती है। यह उपभोक्ता की संरक्षित कीमत होती है। हमारा 8वां प्रश्न है, प्रत्येक उपभोक्ता से संरक्षित कीमत जिसे रिजर्वेशन प्राइस लेने की प्रथा क्या है? हमारे ऑप्शन है पहला चरम भार कीमत निर्धारण, दूसरा अंतकालिक कीमत विभेदीकरण, तीसरा प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण और चौथा तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, क्योंकि इसमें ही उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है पहला हीरा, दूसरा कृषि, तीसरा एथलेटिक और चौथा मृदु पेय। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तुएं समरूप होती हैं एवं क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी भी होती है। सभी फर्मों को वह कीमत स्वीकार करनी पड़ती है
जो उद्योग की कुल मांग एवं कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। इस तरह फर्म इस दी हुई कीमत पर अपने उत्पाद की कितनी भी मात्रा बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक फर्म के लिए उसकी कीमत की पूर्णतः लोचदार होती है। कृषि पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमारा 10वां प्रश्न है, अल्पाधिकार बाजार के लिए क्या सही है? हमारे ऑप्शन है, उत्पादकों द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाता, प्रत्येक विक्रेता कीमत नेता होता है, तीसरा प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है, और चौथा अनेक समझौते किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है? अनेक समझौते किए जाते हैं। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने वाली फर्में थोड़ी होती हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, क्रेताधिकार वह बाजार स्थिति है जहां होते हैं। हमारे ऑप्शन है, एक क्रेता एक विक्रेता, एक क्रेता अनेक विक्रेता, तीसरा है अनेक क्रेता और उनके अनेक विक्रेता, और चौथा अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रेताधिकार बाजार में एक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अल्पाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? हमारे ऑप्शन है, पहला निर्णय लेने में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता, दूसरा है कीमत जड़ता, तीसरा उद्योग में बड़ी मात्रा में फर्मों का अस्तित्व, और चौथा समूह व्यवहार। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उद्योग में बड़ी मात्रा में फर्मों का अस्तित्व जो है वो अल्पाधिकार की विशेषता नहीं है। अल्पाधिकार की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से आती हैं विक्रेताओं की कम संख्या, क्योंकि अल्पाधिकार कम समय के लिए होता है। दूसरा, मांग वक्र की अनिश्चितता। तीसरा, विज्ञापन व विक्रय लागतों की उपस्थिति। और चौथा हम बोल सकते हैं कि विक्रेताओं की परस्पर निर्भरता और कीमत स्थिरता। तथा अंतिम रूप में हम कह सकते हैं कि समरूप अथवा निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन। ये सभी जो है वो अल्पकाल में होते हैं। केवल ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है, उद्योग में बड़ी फर्मों में बड़ी मात्रा में फर्मों का अस्तित्व। हमारा 13वां प्रश्न है, वस्तु बाजार संतुलन के संदर्भ में यदि वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है तो मांग आधिक्य की कीमत के प्रति परिवर्तन की दर होगी। हमारे ऑप्शन है, ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा शून्य, और चौथा ऋणात्मक अथवा धनात्मक। यह निर्भर करेगा कि विलासिता की वस्तु है अथवा आवश्यक वस्तु है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। वस्तु बाजार संतुलन के संदर्भ में यदि वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है तो मांग आधिक्य की कीमत के प्रति परिवर्तन की दर जो होगी वह ऋणात्मक होगी। हमारा 14वां प्रश्न है, कीमत विभेद तब होता है जब दोनों बाजारों में कीमत लोच होती है। हमारे ऑप्शन है, पहला भिन्न, दूसरा समान, तीसरा सदैव इकाई के बराबर, और चौथा अनंत हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न हो। एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग मूल्यों पर बेचने की क्रिया कीमत विभेद कहलाती है। कीमत विभेद संभव होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। पहला, विभिन्न बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। दूसरा, बाजारों का अलग अलग तथा दूर दूर होना। हमारा 15वां प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में हमारे ऑप्शन है, एकल फर्म निकट स्थानापन्नों का उत्पादन करती है। दूसरा, अनेक फर्में निकट स्थानापन्न का उत्पादन करती हैं। तीसरा, अनेक फर्में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अनेक फर्में निकट स्थानापन्नों का उत्पादन करती हैं। चैम्बरलिन की एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा का वस्तु विभेद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तु विभेद के कारण ही एक साथ प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के गुण संयुक्त होते हैं। विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तु बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। अर्थात यहाँ विभेदीकरण का अर्थ विभिन्न उत्पादों का बिल्कुल भिन्न होना नहीं होता, बल्कि उसमें केवल थोड़ा सा ही अंतर पाया जाता है और वे वास्तव में एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होते हैं, इसलिए उनमें मांग की प्राप्ति की लोच जो है वो अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, शुद्ध एकाधिकारी निर्धारण कर सकता है। हमारे ऑप्शन है, पहला कीमत, दूसरा उत्पाद मात्रा, तीसरा कीमत या उत्पाद मात्रा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीमत या उत्पाद मात्रा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की तरह ही एकाधिकारी भी अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, और एकाधिकारी का लाभ अधिकतम कब होता है? जब MC बराबर MR होता है। संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र का ढाल सीमांत आय वक्र की ढाल से अधिक होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी का मांग वक्र और AR वक्र एक ही होता है, जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है तथा MR कीमत सदैव ही कम होती है। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फर्म के समृद्धि अधिकतमीकरण उद्देश्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, बामोल, दूसरा हिंगिस, तीसरा मैरिस और चौथा विलियमसन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरिस। फर्म के समृद्धि अधिकतमीकरण उद्देश्य से मैरिस जो है वो संबंधित है। हमारे 18वां सवाल है, किस बाजार स्वरूप के समूहों पर वस्तु उद्योग विभेद लागू होता है? हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इनको फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला है एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता या अल्पाधिकार, और दूसरा है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, अल्पकृताधिकार। तीसरा है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, और चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और अल्पकृताधिकार। वस्तु विभेद का नियम जो है, या फिर हम अवधारणा कह सकते हैं, तीन चीज़ों पर निर्भर करती है, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता और अल्पकृताधिकार प्रतियोगिता। हमारा 19वां प्रश्न है, द्वयाधिकार विशेष दशा है। हमारे ऑप्शन है, ए पूर्ण प्रतियोगिता की, दूसरा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, तीसरा अल्पाधिकार की और चौथा एकाधिकार की। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार की। अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। क्योंकि इसमें उत्पादन के सभी साधन जो है वह स्थिर होते हैं, और द्वयाधिकार में जो है वह स्थिति पाई जाती है कि इसमें केवल दो ही विक्रेता होते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होती है? हमारे ऑप्शन है, पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार प्रतियोगिता, तीसरा एकाधिकार और चौथा अल्पाधिकार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार। एकाधिकार की अवस्था में फर्म ही उद्योग होती है। एकाधिकार से आशय बाजार की ऐसी अवस्था से होता है जिसमें अकेला विक्रेता
ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न ना हो। प्रश्न नंबर 21 है, बाजार जिसमें एक खरीदार अनेक विक्रेता हो सकते हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला पूर्ण बाजार, दूसरा क्रेताधिकार, तीसरा द्विपक्षीय अधिकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेता एकाधिकार। ऐसा बाजार जिसमें एक विक्रेता एवं अनेक एक क्रेता एवं अनेक विक्रेता हों उसे हम एकाधिकार कहते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, एक फर्म को अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देना चाहिए यदि, यहाँ बताया गया है कि एक फर्म जो है वो अल्पकाल में कब अपने फर्म को बंद कर दे। तो हमारा ऑप्शन है, कीमत औसत स्थिर लागत से कम हो, कीमत औसत लागत से कम हो, लाभ ऋणात्मक हो या कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। तब एक जो उत्पादनकर्ता होता है उसको अल्पकाल में अपना उत्पादन जो है वो बंद कर देना चाहिए। हमारा 23वां प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का संपूर्ण उत्पादन कुछ बड़ी फर्मों द्वारा किया जाता है तो बाजार की वह स्थिति क्या कहलाती है। हमारे ऑप्शन है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, दूसरा अल्पाधिकार, तीसरा द्वैधिकार और चौथा विभेदात्मक एकाधिकार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पाधिकार। यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का संपूर्ण उत्पादन कुछ बड़ी फर्म द्वारा किया जाता है तो बाजार की इस स्थिति को अल्पाधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार में समरूप या विभेदीकृत वस्तुएं फर्म द्वारा बेची जाती हैं। यदि अल्पाधिकारी फर्में समरूप या समान उत्पाद बेचती हैं तो इसे शुद्ध अथवा समरूप अल्पाधिकार कहते हैं, जैसे सीमेंट, पेट्रोल, घरेलू गैस, एल्युमिनियम इत्यादि। हमारा 24वां प्रश्न है, स्वाभाविक एकाधिकार वह एकाधिकार है जो पहला प्रकृति प्रदत्त है, दूसरा जिसमें अधिक पूंजी की मात्रा की आवश्यकता हो, तीसरा जब केवल एक उत्पादन करता हो और चौथा जब उत्पादन बढ़ने के साथ औसत लागत घटती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब उत्पादन बढ़ने के साथ औसत लागत घटती है। स्वाभाविक एकाधिकार वह एकाधिकार है जब उत्पादन बढ़ने के साथ औसत लागत घटने लगती है। इसके अंतर्गत परिवर्तनीय लागत की अपेक्षा अत्यधिक स्थिर लागत की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण एक फर्म की संपूर्ण बाजार की मांग की पूर्ति 2 या 3 फर्मों की अपेक्षा अकेले कम लागत में कर सकती है। हमारा 35वां प्रश्न है, जब उत्पादन लागत शून्य हो तो एकाधिकार में संतुलन उस स्तर पर होगा जहां मांग वक्र की लोच, हमारे ऑप्शन है, 1 से अधिक हो, 1 के बराबर हो, 1 से कम हो या अनंत हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 के बराबर हो। उत्पादन लागत शून्य होने की स्थिति में एकाधिकार में संतुलन उस स्तर पर होगा जहां मांग वक्र की इकाई लोच के बराबर हो, जिसे हम ई बराबर 1 भी लिख सकते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, विकुंचित मांग वक्र का संबंध है, पहला एकाधिकार, दूसरा समझौता अल्पाधिकार, तीसरा गैर समझौता अल्पाधिकार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गैर समझौता अल्पाधिकार। विकुंचित मांग वक्र का संबंध गैर समझौता अल्पाधिकार से है। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा चैम्बरलेन ने दी थी। पॉल एम्सवीजी ने विकुंचित मांग वक्र की सहायता से अल्पाधिकार में
कीमत दृढ़ता स्थिरता को स्पष्ट किया था। हमारा 27वां प्रश्न है, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच। हमारे ऑप्शन है, पहला इकाई से अधिक होती है, दूसरा इकाई से कम होती है, तीसरा शून्य होती है और चौथा अनंत होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होती है। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच जो है वो शून्य होती है, क्योंकि एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। हमारा 28वां प्रश्न है, एक विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करता है जबकि पहला कीमत बराबर सीमांत लागत, दूसरा सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, तीसरा कीमत न्यूनतम होती है और चौथा कीमत उच्चतम होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। एक विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करता है जब सीमांत लागत तथा सीमांत आगम एक समान हो, अर्थात एम आर बराबर एम सी। इसे संतुलन के लिए आवश्यक शर्त या प्रथम कोटि की शर्त कहते हैं। इसके अतिरिक्त सीमांत लागत वक्र की ढाल सीमांत आगम वक्र की ढाल से अधिक होनी चाहिए। इसे संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त या द्वितीय कोटि की शर्त भी कहते हैं। 29वां प्रश्न है, कीमत विभेदीकरण की शर्तें क्या हैं। यहाँ पे विभिन्न शर्तें दी गई हैं जिसमें हमें बताना है कि कीमत विभेदीकरण की शर्तें जो है वह कौन कौन सी हैं। पहला पूर्ति पर नियंत्रण, दूसरा बाजारों का पृथकीकरण, तीसरा उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार और चौथा कानूनी स्वीकृति। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन का मिलान करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सभी में दिया गया है और ऑप्शन नंबर 3 भी जो है वो ज़्यादातर में दिया गया है। तो एक चीज़ तो तय है कि हमारा तीसरा और चौथा तो जो है वो आना ही आना है। और हम देख लेते हैं, मतलब तीसरा और चौथा अगर हम कहें तो कौन कौन सा, उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार और कानूनी स्वीकृति। और इन सभी में हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका मतलब हमें केवल एक ऑप्शन की तलाश करनी है। तो अगर हम ये देखें कि तो कीमत विभेदीकरण में जो है वो बाजारों का पृथकीकरण पाया जाता है। तो हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कीमत विभेदीकरण में जो है वो बाजारों का पृथकीकरण होता है, उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार होता है और कानूनी स्वीकृति होती है। जब एक समान उत्पाद को भिन्न भिन्न ग्राहकों को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचा जाए तो इसे कीमत विभेदीकरण कहते हैं। सामान्यतः एकाधिकारी फर्म अथवा पूर्ण बाजारों में कीमत विभेदीकरण को अपनाया जाता है। कीमत विभेदीकरण की आवश्यक शर्तें हैं पूर्ति पर नियंत्रण, बाजारों का पृथकीकरण, उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार, कानूनी स्वीकृति, मांग की कीमत लोचों का विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न होना। ये सभी एकाधिकारी शक्ति होती हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, द्वैधिकारी के कूनो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्वैधिकारी द्वारा संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है, कुल उत्पादन का आधा भाग, दूसरा कुल उत्पादन का 1/4 भाग, तीसरा कुल उत्पादन का 1/6 भाग और चौथा कुल उत्पादन का 1/3 भाग। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल उत्पादन का 1/3 भाग। द्वैधिकार जिसे हम ड्यूओपॉली भी कहते हैं, अल्पाधिकार की एक विशेष स्थिति है। इसमें केवल 2 विक्रेता होते हैं। सन 1838 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ए कूनो ने द्वैधिकार मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार संतुलन की स्थिति में प्रत्येक द्वैधिकारी बाजार स्थिति की मांग का 1/3 भाग जो है वह उत्पादित करता है। 31वां प्रश्न है,
अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु की मांग गिरती हुई दशा में होती है। किसने कहा है? हमारे ऑप्शन है फर्गुसन एवं क्रिप्स, दूसरा चैम्बरलिन, तीसरा मार्शल और चौथा एपी लर्नर। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपी लर्नर ने कहा था कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। 32वां प्रश्न है, दीर्घकाल में प्रतिष्ठानों एवं उद्योग को साम्यावस्था में होने के लिए यह आवश्यक है कि दीर्घकाल में सामान्य मूल्य के बराबर हो। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कुल लागत, दूसरा सीमांत लागत, तीसरा औसत लागत और चौथा सीमांत लागत और औसत लागत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत लागत और औसत लागत। दीर्घकाल में फर्मों एवं उद्योग को साम्यावस्था में होने के लिए यह आवश्यक है कि दीर्घकाल में सामान्य मूल्य सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर हो, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, पी एल एम सी बराबर एल ए सी। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, P बराबर एल एम सी बराबर एल ए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है, किसने दो मांग वक्रों के माध्यम से दीर्घकालिक समूह और साम्यावस्था का सिद्धांत विकसित किया था? हमारे ऑप्शन है, पहला डॉन पैटिनकिन, दूसरा हिक्स, तीसरा चैम्बरलिन और चौथा बामोल। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जहां विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, में मांग वक्रों की सहायता से दीर्घकालिक समूह साम्यावस्था का सिद्धांत विकसित किया। अगर हम एक इसे डायग्राम के रूप में समझें, इस तरीके से ये हमारा बनता हुआ है, जिसे हम, ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा दूसरा। अब यहाँ पर ई जो है वो संतुलन में हो जाता है, ये हो गया हमारा प्राइस, ये वाला हमारा मांग वाला वक्र हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ही चूंकि हमारे दो मांग वक्र हैं, यहाँ व्यक्तिगत फर्म या किसी भी चीज़ के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। अगर हम दो वक्र को एक साथ दिखाना चाहते हैं, दीर्घकालिक समूह और साम्यावस्था का, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है, अल्पाधिकारी बाजारों में प्रायः प्रेक्षित होने वाली मूल्य दृढ़ताओं की व्याख्या करने के लिए गैर दुराभिसंधिपूर्ण मॉडल में ग्रंथित मांग वक्र विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? हमारे ऑप्शन है, पहला चैम्बरलिन, दूसरा प्रोफेसर स्वीजी, तीसरा एलन और चौथा हिक्स। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर स्वीजी। अल्पाधिकारी बाजारों में प्रायः प्रेक्षित होने वाली मूल्य दृढ़ताओं की व्याख्या करने के लिए गैर दुराभिसंधिपूर्ण या गैर समझौता मॉडल में ग्रंथित अथवा विकुंचित मांग वक्र विश्लेषण पॉल एम स्वीजी ने प्रस्तुत किया। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा चैम्बरलिन ने दी थी, किंतु इसकी सहायता से अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता को स्पष्ट करने का श्रेय जो है वो पॉल एम स्वीजी को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है, किस बाजार स्थिति में
किसी उद्योग विशेष में अपने संयुक्त मुनाफों को अधिकतम करने और बाजार को साझा करने के प्रयोजन से एक साथ एक अकेली इकाई के रूप में जुड़ने का निर्णय लेते हैं। हमारे ऑप्शन है पहला पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार, तीसरा अल्पाधिकार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार स्थिति में किसी उद्योग विशेष में प्रतिष्ठान अपने संयुक्त लाभ को अधिकतम करने और बाजार को साझा करने के प्रयोजन से एक साथ एक इकाई के रूप में जुड़ने का निर्णय लेते हैं। इसके अंतर्गत समरूप वस्तु बनाने वाली फर्में एक केंद्रीय कार्टेल बोर्ड का जो है निर्माण करती हैं। हमारा 36वां प्रश्न है, पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के साथ बाजार संतुलन किस स्थिति में अधूरा होता है? तो हमारे ऑप्शन है पहला अपूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, दूसरा एकाधिकार बाजार, तीसरा अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के साथ बाजार में संतुलन पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अधूरा है। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के अंतर्गत जिस अनुपात में आगतों में वृद्धि की जाए उससे अधिक अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में इसके उत्पादन फलन की आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों की आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। हमारा 37वां प्रश्न है, फर्में प्रतिस्पर्धी और अधिकतम लाभ कमाने वाली होती हैं, तो किसके द्वारा श्रम का मांग वक्र जो है निर्धारित किया जाता है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन है पहला मजदूर के समय की अवसर लागत द्वारा, दूसरा श्रम के सीमांत उत्पाद के द्वारा, तीसरा प्रतिकारक आय स्थानापन्न प्रभाव द्वारा, चौथा पूंजी के सीमांत उत्पाद के मूल्य द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य द्वारा। यदि फर्में परस्पर प्रतिस्पर्धी तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली हैं तो उनके द्वारा साधनों का तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक उनके द्वारा किया गया सीमांत उत्पादन उनके सीमांत मजदूरी के समान ना हो, क्योंकि यदि सीमांत उत्पादन सीमांत मजदूरी से अधिक हो तो फर्मों द्वारा साधनों को लगाने में लाभ होगा, जिससे वे और अधिक साधन उत्पादन क्रिया में लगाएंगे, किंतु साधनों की गिरती हुई सीमांत उत्पादकता के कारण एक समय के बाद साधनों की सीमांत उत्पादकता उनके सीमांत मूल्य के बराबर हो जाएगी। 38वां प्रश्न है, चूंकि हमें अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न भी आते हैं, तो नीचे दिए गए कथन है जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, तो हमें बताना है कि क्या सही है। हमारा अभिकथन है, अल्पाधिकारी बाजार में मूल्य अनम्यता होती है। तर्क दिया गया है, स्पर्धी फर्में मूल्य वृद्धि का अनुसरण ना करके मूल्य गिरावट का अनुसरण करती हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या है, दूसरा ए गलत है परंतु आर सही है, तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा ए और आर दोनों सही हैं परंतु ये सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करती है। अल्पाधिकारी बाजार में विकुंचित मांग वक्र पॉल स्वीजी ने किया था, जो हमने अभी पढ़ा था। अगर इसे हम समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो
ये थोड़ा सा तिरछा होता है इतना, और ये यहाँ से आता है, ठीक, और ये यहाँ पे आ जाता है। एक बार हम इसे फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। ये इधर आएगा और ये ऐसा हमारा बना हुआ होता है। यहाँ पर अधिक लोचदार होती है, यहाँ पर अधिक बेलोचदार होता है, यहाँ पे कीमत दी हुई होती है और यहाँ पर मात्रा। यही जो है वो इस वक्र को दिखाता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये जो ई बिंदु दिया होता है, ई बिंदु के ऊपर मांग वक्र जो है वो अधिक लोचदार होने के कारण यदि एक व्यापारी मूल्य में वृद्धि करता है तो अन्य व्यापारी इसका अनुसरण नहीं करेंगे, किंतु यदि इस ई बिंदु के नीचे मांग वक्र अधिक बेरोजगार होने के कारण यदि एक व्यापारी मूल्य में गिरावट करता है तो अन्य व्यापारी भी इसका अनुसरण जो है करते हैं। हमारा 39वां सवाल है, प्रसामान्य लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारा पहला है, यह केवल दीर्घ अवधि में अर्जित किया जाता है। दूसरा, यह केवल अल्प अवधि में अर्जित किया जाता है। तीसरा, यह केवल पूर्ण प्रतियोगिता में अर्जित किया जाता है। और चौथा, यह दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में अर्जित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में अर्जित किया जाता है। प्रसामान्य लाभ दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में किया जाता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता आदि बाजारों में एक फर्म अल्पकाल में 3 प्रकार की स्थिति में हो सकती है। पहला, सामान्य लाभ। दूसरा, असामान्य लाभ। तीसरा, हानि की स्थिति। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त करेगी, जबकि एकाधिकारी फर्म में दीर्घकाल में फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करेगी। अतः उपरोक्त कथनों में सर्वाधिक यही है। हमारा 40वां प्रश्न है, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो तो औसत लागत वक्र का ढाल होगा। हमारे ऑप्शन हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। सीमांत लागत औसत लागत के मध्य संबंध, जब इसको थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इस तरीके से। अब ये जो हमारा वक्र है ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, पर हमारा इसी से जो दूसरा वक्र निकलता है ये और नीचे को आता है और फिर ये इस तरीके से ऊपर को जाता है। ये हमारा MC है और ये हमारा AC है। तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट के मध्य क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। और संबंध भी कैसा, MC जो है वो AC से कम होती है, क्योंकि ये यहाँ पे हम नीचे की तरफ इसको देख रहे हैं, ये कम होती है तो AC घटती है, और जब MC AC से अधिक होती है तो AC बढ़ने लगती है। MC और AC का न्यूनतम बिंदु पर काटती है, ये हमारा क्या है, न्यूनतम बिंदु है। किंतु AC के बदलने से MC का निर्धारण जो है वो नहीं होता है। यहाँ पे हमारा E बिंदु हो जाता है और ये हमारा AR होता है। चलिए 41वां प्रश्न है, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो एक मिनट रुकिएगा। चलिए हमारा 41वां प्रश्न है, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो तो औसत लागत का ढाल होगा। हमारा पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य और चौथा अनंत।
ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है 41वां, तो आंसर तो हमारा सेम ही हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम 43वां क्वेश्चन देखते हैं। वैन के प्रवेश निवारण मॉडल में फर्म किस पर प्रीमियम वसूलती है? हमारे ऑप्शन है दीर्घावधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत, दूसरा अल्पावधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत, तीसरा न्यूनतम औसत लागत और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घावधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमत। वैन के प्रवेश निवारण मॉडल में फर्म दीर्घावधिक अल्पाधिकारी फर्में अल्पकालीन लाभों को इस प्रकार से करती हैं कि डर के कारण अधिकतम नहीं होती कि अल्पकाल में बहुत अधिक या असामान्य लाभ उन नई फर्मों के प्रवेश को प्रेरित करेगा जो कि उनके लाभ को दीर्घकाल में बड़ी मात्रा में कम कर देगी। अल्पाधिकारी फर्में अल्पकालीन लाभ अधिकतम करने वाली फर्में नहीं निर्धारित करेंगी, बल्कि इसके बजाय अपेक्षाकृत कम कीमत वसूल करेंगी और इस प्रकार उद्योग में नई फर्म को प्रवेश को जो है वो रोकेंगी। 44वां प्रश्न है, कौन कार्टेल के लिए सही है? हमारे ऑप्शन है पहला, यह फर्म के लिए अपने लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य करता है, दूसरा यह उद्योग जिसका प्रतिनिधित्व कार्टेल करता है वह कुल उत्पादन के बारे में निर्णय करता है, तीसरा यह कीमत निर्धारित नहीं करता जिस पर सदस्य अपना एक उत्पाद बेचते हैं। हमारे ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं, पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है और उपरोक्त पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा सही है। यह उद्योग जिसका प्रतिनिधित्व कार्टेल करता है वह कुल उत्पादन के बारे में निर्णय करता है। एक ही उद्योग की स्वतंत्र फर्मों के संगठन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेल। कार्टेल का उद्देश्य उद्योग की फर्मों के मध्य प्रतियोगी प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर फर्मों के लाभ को बढ़ाना होता है। कार्टेल की फर्में कीमत, उत्पादन तथा विक्रय के क्षेत्रों में समान नीतियों का अनुसरण करती हैं। अल्पाधिकार में लाभ विभाजन कार्टेल मॉडल फर्मों के मध्य पूर्ण गठबंधन को स्वीकार करता है। फर्मों के उत्पादन का कोटा कार्टेल इस प्रकार निर्धारित करता है कि फर्मों का लाभ अधिकतम हो जाए। 45वां प्रश्न है, कौन सा घटक एक उत्पादक के आपूर्ति वक्र को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? हमारे अगर हमें कोई ग्राफ के माध्यम से इसको, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला DE, दूसरा AB, तीसरा CB और चौथा DB। अब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा संबंध क्या बता रहा है। यहाँ से ही हमारा दूसरा भी बन जाएगा। ये मोबाइल में थोड़ा सा ठीक इस प्रकार से ये हो गया हमारा MC। इस बिंदु को हम B बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ये हमारा D बिंदु हो गया, यहाँ पे हमारा C, और ये जो स्टार्ट यहाँ का जो पॉइंट है ये हमारा A बिंदु हो जाएगा। ये हमारा AC और ये ABC। तो यहाँ पे हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि कौन सा एक घटक उत्पादक के आपूर्ति वक्र को सही ढंग से प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि C और B, ये जो 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, एक ये वाला पॉइंट हमारा और एक ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो हैं वो सही प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C और B।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 46वां प्रश्न है, एक परिसीमन कीमत का तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है, पहला वह कीमत जो फर्म का मुनाफा अधिकतम बढ़ाती है, दूसरा वह कीमत जो नई फर्मों का प्रवेश रोकती है, तीसरा वह कीमत जिस पर फर्म लागत से अधिक आय का उपार्जन शुरू कर देती है, और चौथा वह अधिकतम कीमत जिसे वसूलने की फर्म को अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कीमत जो नई फर्मों का प्रवेश रोकती है। जब एक फर्म या नई फर्म कंपनियों के प्रवेश को रोकने के क्रम में मुनाफा वसूलने के अधिकतम स्तर से नीचे मूल्य का निर्धारण का चयन करती है, तब परिसीमन कीमत घटित होती है। परिसीमन कीमत एक उच्चतम कीमत है जिसे मसूदा फर्म प्रवेश की अनुमति के बिना प्राप्त कर सकती है। हमारा 47वां प्रश्न है, एकाधिकार वाली प्रतिस्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त दीर्घकालीन साम्य का समर्थन करती है। हमारे ऑप्शन है, MR बराबर MC, AR बराबर AC, दूसरा P बराबर MC, AR बराबर AC, तीसरा MR बराबर MC बराबर AR बराबर AC, और चौथा AR MC बराबर AC। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MR बराबर MC, AR बराबर AC। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म एकाधिकारी वाली प्रतिस्पर्धा में केवल सामान्य मुनाफा अर्जित करेगा जो कारोबार में बने रहने के लिए पर्याप्त है। अगर हम ध्यान दें कि सामान्य मुनाफा औसत लागत का हिस्सा है, दीर्घकाल में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में साम्यावस्था की स्थिति करने के लिए फर्म का इस प्रकार से होना आवश्यक है। हमारा 48वां प्रश्न है, जिस उद्योग की दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र क्षैतिज होती है क्या कहलाते हैं। पहला स्थिर लागत उद्योग, दूसरा वर्धमान लागत उद्योग, तीसरा ह्रासमान लागत उद्योग, और चौथा कार्यकुशल दक्ष उद्योग। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर लागत उद्योग। इसको भी हम थोड़ा सा ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे S, ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया। ठीक, तो यदि किसी उद्योग की दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र क्षैतिज है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपूर्ति वक्र की अनंत की लोच जो है वो अनंत होगी, क्योंकि ये रेखा हमारी क्या दर्शाती है, अनंतता को दर्शाती है। अर्थात दी हुई कीमत पर उद्योग जितनी चाहे उतनी मात्रा की लोच बेच सकता है, जो कि स्पष्ट रूप से बताता है कि उद्योग की लागत स्थिर है। हमारा 49वां प्रश्न है, कीमत निर्धारण की स्वार्थ चलित नीति किस लिए बनाई जाती है। हमारे ऑप्शन है, प्रतियोगियों को कारोबार से बाहर निकालने के लिए, दूसरा लाभ अधिकतम करने के लिए, तीसरा प्रवेशियों को बाजार में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, और चौथा न्यूनतम लागत प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगियों को कारोबार से बाहर निकालने के लिए। स्वार्थ चलित मूल्य निर्धारण नीति का प्रयोग एक उद्यमी तब करता है जब किसी प्रतियोगी को बाजार से निष्कासित करने के लिए एक लंबे समय तक कम मूल्य लेता है या किसी को बाजार में प्रवेश करने से रोकता है, और तब अपने घाटे को पूरा करने के लिए मूल्य वृद्धि कर देता है। उद्यम की गतिविधियों का विविधीकरण बाजार और उत्पाद के संबंध में और अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन स्वार्थ चलित प्रवृत्तियों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, इसमें भी हमें पहली और दूसरी सूची को एक दूसरे से मिलाना है, जिसमें हमें विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। हमारा पहला है तकनीकी एकाधिकार, दूसरा वैश्विक बाजार, तीसरा विविध एकाधिकार, और चौथा अल्पाधिकार। तो यहाँ पे अगर हम तकनीकी एकाधिकार की बात करें तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखना होगा। तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा में इसमें 2 एक साथ दिए गए हैं और इसमें 4 एक साथ दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो तकनीकी एकाधिकार में हमारा कोको कोला जो है वो आ जाता है,
यहाँ पे अगर हम ए लिखें। दूसरे अगर हम वैश्विक बाजार की बात करें तो सोना और चांदी इसमें आते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि पहले का, तीसरा और दूसरे का पहला किस में दिया गया है। दूसरे का पहला ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिए गए हैं। ठीक, तो यहीं पे हमारा प्रश्न हल हो जाता है। हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तकनीकी एकाधिकार जो है वो कोको कोला हो जाएगा। दूसरा वैश्विक बाजार में स्वर्ण एवं चांदी हो जाएगा। तीसरा विविध एकाधिकार में पेटेंट एकाधिकार हो जाएगा। और अल्पाधिकार में जो है हमारा उत्पादक संघ हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।